टू अनदर वीडियो और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें कल काफी ज्यादा मिली, क्योंकि कल हम लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे और क्या रीजन थी वो भी हम लोगों ने देखी। लेकिन हमें बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने ये सजेस्ट किया कि हम जो गुलाम नबी जी हैं उनकी भी वीडियो देखें कि उनकी स्पीच क्या थी। वेल गाइस, वैसे मैंने टाइटल तो बता ही दिया मोहतम, वही तो मैं सोचा सारा कुछ तो बता दिया। अब वीडियो देख लेते हैं खाली। टाइटल बता दो। टाइटल है आफ्टर पीएम मोदी गुलाम नबी आजाद गेट्स वेरी इमोशनल व्हाइल स्पीकिंग इन पार्लियामेंट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं प्राइम मिनिस्टर का करता हूं कि आपने सबको सुना, आपने इतना समय 2 घंटे से ज्यादा यहां समय दिया। आप बहुत भावुक हुए और सच है हकीकत। अगर सच बताएं सर, मेरे माता पिता की जब डेथ हुई मेरे आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैं चिल्ला के रो नहीं पाया। मैंने जिंदगी में सिर्फ चिल्ला के रोया। और जब रोता है इंसान तो वो कोई चिल्ला के रोने के लिए तो आपको आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं। वो थी पहली संजय गांधी की मौत, इंदिरा गांधी की मौत, राजीव गांधी की मौत। अलग अलग जगह थी क्योंकि तीनों मौतें अचानक हो गई थी। शायद अगर नेचुरल मौत होती तो वो चीख नहीं निकलती। और चौथी थी जब सुपर सुनामी आ गया था उड़ीसा में 99। मैं हॉस्पिटल गया अपने पिताजी को दिखाने के लिए और उन्होंने कहा कि इनको गैलेपिंग कैंसर है। मुझे तब तक ये गैलेपिंग कैंसर का नहीं, कैंसर मालूम, गैलेपिंग। तो मैंने पूछा इसका क्या मतलब हुआ कि ज्योग्राफिकल रेशो से बढ़ता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 64, जो बढ़ जाता है। और इसकी अपर लिमिट है 21 दिन। तो 21 दिन आप कहीं मत जाओ। दोपहर को मैं ये लेके आया और सुबह हमने प्रोग्राम बनाया कहीं जाने का, इनको घुमाएंगे। मिसेस गांधी का शाम को फोन आया कि वहां साइक्लोन है, कोई दूसरे जनरल सेक्रेटरी हैं वो जाना नहीं चाहते और तुम ही जा सकते हो। अब मैं उनको कहता कि मैं, अगर मेरे डॉक्टर ने ये कहा है तो कहेंगी बहाना कर रहा। तो मैं अपने पिताजी को छोड़कर मैंने कहा 2 दिन में वापस आऊंगा। गुजरात के, ये उड़ीसा के लोगों के लिए एक नई बात कहता हूं क्योंकि इसका लुल्लू, इसका गवाह था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारे कांग्रेस का यंग लीडर था, यूं बहुत हाउस होल्ड नेम है आज भी। उड़ीसा जब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो 1000 आदमी था, लड़के। तो कहा सर पैदल चलना है क्योंकि सारे पेड़ जो हैं जुड़ चुके होंगे, शहर पानी में है और सारे पेड़ सड़कों पर, तो ये 10-12 किलोमीटर पैदल चलना। चले हम। तो सबसे बड़ा काम क्या था पहला, और मिनिस्टर कोई नहीं, चीफ मिनिस्टर भाग गए थे, मिनिस्टर भाग गए थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई दुकानें तोड़कर मैंने उनकी लिस्ट बनाई पुलिस की मदद से कि उनको पैसे देंगे बाद में। हमने हथियार लिए जंगल काटने के 3 रातें और 3 दिन। और अटल जी से जाते ही मैंने फोन पे संपर्क किया, अटल जी प्राइम मिनिस्टर, कि ये स्थिति है और हम सड़क तैयार करेंगे, तब आप आइए ताकि हम वहां समंदर तक पहुंच जाएं। 3 रात और 3 दिन हम तकरीबन 1000 लड़के यूथ कांग्रेस के मैंने लगाए काटने में और सड़क। फिर पीएम को फोन किया, फिर वो हेलीकॉप्टर से आए, फिर उनसे राशन मंगाया, फिर उसके बाद मैंने सोनिया गांधी जी को कहा। तो और वहां मैं रोया जब मैंने लाशें देखी। सैकड़ों लाशें तैर रही थी जब हम समंदर के किनारे तक पहुंचे। वहां मैं चिल्ला के रोया। वो 4थी दफा था। और 5वीं दफा जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और वो भावुक हुए। मैं 2005 में जब चीफ मिनिस्टर बना नवंबर में, और मई में जब दरबार कश्मीर में खुला
तो मेरा स्वागत गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों की कुर्बानी से हुआ। मैं अभी 2 ही दिन पहले पहुंचा था, तो वहां स्वागत करने का मिलिटेंट का यही तरीका था कि आप हत्या करो गरीबों की तो वही स्वागत होता। उसका मतलब था कि हम हैं, इस गलतफहमी में न रहना। निषाद बाग जो कि राजभवन के साथ वहां बस से, उस पर लिखा था गुजरात की बस, उसमें हमारे तकरीबन 40-50 गुजरात के हमारे भाई बहनें टूरिस्ट, उस पे उन्होंने ग्रेनेड लगाया और मेरे ख्याल में दर्जन से ज्यादा लोग वहीं हताहत हो गए और कई जख्मी हो गए। मैं एक फौरन तुरंत जगह पे पहुंचा, लेकिन तब तक पुलिस ने वो हटा दिया था। फिर मैं जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्टर से बात की, मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, जहाज आया मी-8 उनको लेने के लिए। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो जाहिर है सिक्योरिटी वाले कहते हैं कि सीएम आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं। तो एयरपोर्ट पे ये सब जाने के लिए तैयार थे। हमारे जख्मी भाई, छोटे छोटे बच्चे। तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया। मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता की। तो ये भावुक होने की जरूरी बात है। आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए, सिविलियन कई क्रॉस फायरिंग में मारे गए, हजारों हमारी बेटियां और माएं आज बेवा, शायद उनका पति किसी का मिलिटेंट भी, कईयों के मिलिटेंट होंगे, कई क्रॉस फायरिंग। कश्मीर के हालात ठीक हो जाएं। मैं इससे पहले कि कुछ अशार बोलूं, पहले मैंने अपनी फौजियों के नाम बताया था, लेकिन ये शेर मैं बोलना चाहता हूं मेरे कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों के लिए। जब मैं कश्मीर में पढ़ता था तो सबसे ज्यादा वोट में यूनिवर्सिटी में जब जीत के आता था तो कश्मीरी पंडित मेरे सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां वोट देते थे। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं कि कश्मीर में लड़कियां हिंदुस्तान के मुकाबले में सबसे ज्यादा, जम्मू में नहीं, कश्मीर में। जिसको कि मैं एमएससी कर रहा था तो साइंस में तकरीबन 50% लड़कियां होती थी और आर्ट्स में 90%। तो ओवरऑल ज्यादा लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ती। तो मैं जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ता था तो हमारे कश्मीरी पंडित लड़के हों या लड़कियां, सबसे ज्यादा वोट मुझे 100% मिलते थे। मैं 99 भी नहीं कहूं। दोस्त हैं आज वो बिखरे हुए, मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं उनसे मिलता हूं, अपने क्लासमेट्स। ये उन कश्मीरी मेरे भाई पंडितों के नाम जिनके जो घर से बेकार हो गए, उन कश्मीरी बेवाओं के जो बेवाएं हुई हैं और बच्चे हुए और जो वहां से बिछड़ गए, उनके लिए शेर अर्ज करता हूं। गुजर गया, और ये हमारा जो आज मुद्दत खत्म हुई इसके लिए भी कह सकता हूं, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था। फूल थे, चमन था,
आशियाना था, गुजर गया वो जो छोटा सा एक फसाना था, फूल थे, चमन थे, था आशियाना था, न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता। घोंसला उजड़ गया। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्ता, न पूछ थे 4 तिनके मगर नाम आशियाना तो था। तो हम उस आशियाने को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशियाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है, उसके लिए हम सबको प्रयास करना। और मुझे, जैसे मैंने बताया, बहुत काम कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, आशीर्वाद सबका मिला है। मैं यही कहूंगा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। सवेरा तो फिर आ जाएगा। और आखिर में ये कहूंगा, चाहे हम याद यहां ना होंगे, लेकिन फिर उसके लिए कहूंगा, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदलेगा न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूंगा फिर भी तेरी महफिलों में रहूंगा। माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। आप जब पार्टी के अध्यक्ष थे तब भी हमारी मुलाकात होती थी, जब आप मंत्री बने तब भी बात होती थी, जब यहां चेयरमैन बनने से, वाइस प्रेसिडेंट आप बनने से पहले आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे और मैं एलओपी था, तब भी हमारे संपर्क है। लेकिन जिस तरह का आशीर्वाद, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का प्यार आपका चेयरमैन के तौर पे मिला और वो जो गाइडेंस मिली, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद करता हूं उसके लिए, और आपके स्नेह और प्यार के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूं। माननीय जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं लिया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरे पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। 2 आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है। मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता, आदमी सेंटिमेंटल हो जाता, आदमी इमोशनल होता। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं एमओएस बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं। लड़ाई करके, गालियां देकर नहीं, हम अपनी बात अपने भाषणों के जरिए कर सकते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मेरे यहाँ हम बेंचमेट रहे, वो हमेशा मुझे याद रहेगा। बहुत सिंपल आदमी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कभी कभी हम नाराज होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा वो लोग नाराज होते हैं। और शरद पवार जी से लेकर और यादव जी से लेकर और सब लोग हमारे लीडरों का तो मैं बहुत ही धन्यवाद
सब लेफ्ट राइट एंड सेंटर, नाम क्यों कि कुछ लूंगा तो बहुत सारे हमारे साथी नाराज होंगे, तो चेयरमैन साहब से लेकर और प्रधानमंत्री जी से लेकर मैं सेक्रेटरी जनरल साहब का कैसे और सेक्रेटरीट का कैसे धन्यवाद कर सकता हूं, मुश्किल है करना, क्योंकि इनका सहयोग मिला बहुत हमेशा, हर वक्त जब भी हमने कुछ चाहा इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट की या कोऑर्डिनेशन के बारे में आप तक पहुंचने की बात की, तो सेक्रेटरी जनरल साहब ने और सेक्रेटरीट ने हमने हमेशा हमारी मदद की है। और आखिर इस शेर से मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे, चाहे यहाँ नहीं मिले लेकिन आगे एक दूसरे के पास आ जा सकते हैं। नहीं आएगी, मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। धन्यवाद गुलाम नबी जी। आज की इस वीडियो में अगर बात करें शुरुआत से, जब उन्होंने रिशा का जिक्र किया गुलाम नबी साहब ने, तो वहाँ पे जो है मैं भी इमोशनल हो गया, क्योंकि जिस तरह वो बता रहे थे वहाँ पे लाशों के ढेर लगे हुए थे, जिस तरह वो लाशों को हैंड ओवर कर रहे थे, वो वाकई बहुत दिल खराश चीज़ें होती हैं। और इस तरह के इंसिडेंट कहीं पे भी हों दुनिया में, आपको वाकई रोना आता है। बिल्कुल, और यही चीज तो हम कहते हैं कि इंसानियत सबसे पहले होती है, क्योंकि इतनी सारी लाशें अपने सामने देखना, और फिर जैसे उन्होंने टूरिस्ट वाला भी एक वाकया बताया कि जितने भी टूरिज्म के लिए आए हुए थे वहां पर, और उनके साथ क्या हुआ, और फिर जिस तरीके से लोग उनके साथ लपट लपट के रो रहे थे, तो वाकई में इंसान थोड़ा बेबस फील करता है कि मतलब मैं क्या करूं इनके लिए ऐसा। और इंसान है ना हम लोग, तो ऑब्वियसली तकलीफ होती है लोगों को देखकर, जब वो तकलीफ में होते हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं कि जब वो कोई तकलीफ में होता है ना, इंसानियत के नाते हम लोगों को खुद तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि ये इतनी पेन में है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूंगी कि जो कल हम लोगों ने वीडियो देखी, हाँ। और हम लोगों ने उसमें भी ये चीज का डिस्कस किया था कि ऑब्वियसली आप चाहे जितना मर्जी ऑपोजिशन में हो, लेकिन आपने एक टाइम गुजारा होता है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, आप कहीं ना कहीं पर कनेक्ट होते हो एक दूसरे के साथ। और हम लोगों ने जहां तक गुलाम नबी जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने तकरीबन 50 साल गुजारे हैं लगभग। उन्होंने जो है 5 डेकेड्स यानी 5 वो हिंदी में, उर्दू में दहाइयां कहते हैं, दशक, 5 दशक जो है उन्होंने गुजारे हैं पार्लियामेंट के पास, यानी कि सियासत में 5 दशक उन्होंने गुजारे हैं। लेकिन इन 5 दशकों में उन्होंने बहुत सारी यादें समेटी, बहुत समेटा। और मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा, जैसे उन्होंने बीच में की कि मुल्क है तो सब कुछ है, हमें मुल्क के बारे में सबसे पहले सोचना है। और नो डाउट जिस जमीन पे हम रहते हैं, अगर वो कायमो दायम है तो हमारी इज्जत है, हम सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए मुल्क की मफादात जो है उन्होंने इसमें भी जिक्र किया कि सबसे पहले होने चाहिए। आपसी रंजिशें तो होती हैं कि कभी इधर से बात होगी, कभी उधर से बात होगी, डिबेट्स होती रहती हैं, लेकिन जो आपके मुल्क के लिए सबसे फायदेमंद चीजें हैं वो आपको सबसे पहले सोचनी चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, शायद थोड़ी फनी साउंड भी करे, कि इंडिया में जैसे हम देखते हैं, वैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ जिंदगी में कि कोई जो है बंदा सियासत से रिटायर हो रहा है, वरना मैं पाकिस्तान में बात करूँ यहाँ पे कभी कोई रिटायर नहीं होता। वैसे मेरे लिए भी एक नया, सच में एक चीज थी कि रिटायरमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी वाकई में कभी देखा नहीं, लूटने में भरपूर वो हाथ साफ कर रहे हैं। क्योंकि हम ऐसे सियासतदान भी देखते हैं, बोला उनसे जाता नहीं है लेकिन फिर भी वो सियासत कर रहे होते हैं, खाया उनसे जाता नहीं है फिर भी सियासत कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, जो मुझे लगता है कि आजकल के टाइम में ना मुझे लगता है सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लोगों को नहीं पता थी या हमसे छुपाई गई थी, मुझे लगता है अब वो हमारे सामने आती हैं, तो हम लोगों को भी उस चीज का बुरा फील होता है। जैसे उन्होंने बीच में कश्मीरी पंडित का जिक्र किया कि कश्मीर में जिस तरीके से उनके साथ
ऑब्वियसली वो सीधा सीधा यही बोल रहे थे कि गलत हुआ वहां पर उनके साथ, कि वो बिखरे हुए हैं आज उनके घर, जिनकी जगह है वो ही बिखरे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वाकई में ये चीज यहाँ पर कोई वो चीज नहीं आती कि भाई हम लोग एक कम्युनिटी के लोग हैं या डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जहां पर जुल्म हुआ है जिन लोगों के साथ, उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। और सीरियसली जब तक हम लोगों ने आई थिंक शिकारा मूवी का ट्रेलर नहीं देखा था, हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे बात करूं, जैसे शिकारा मूवी का भी जिक्र किया गया, लेकिन मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि जैसे कोई बंदा है पहाड़ों में रहता है, हिमाचल का बंदा है, वो आके दिल्ली में बसने की कोशिश करेगा ना, उसका वहां पे उस तरह रहन सहन नहीं रहेगा, दिल नहीं लगेगा, क्योंकि उसका दिल अपने घर से, अपनी जन्मभूमि से कनेक्ट होता है और हमेशा रहता है, बेशक वो जहां मर्जी रहे। और यहाँ पे जब उन्होंने आशियां वाला जो है शेर सुनाया, तो मेरे ज़हन में भी एक शेर आ गया जो मैं भी सुनाना चाहूंगा। मैंने एक आशियां मैं अटक जाता हूँ। मैंने एक आशियां बनाया था, अब भी शायद वो जल रहा होगा, तिनके अब खाक हो चुके होंगे, एक धुआं सा उठ रहा होगा। सही बात है, लेकिन ना मैं अग्री करती हूँ इस चीज से कि आपका घर चाहे जैसा भी है ना, आपको अपने घर से लगाव होता है, चाहे उसमें आपको बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं भी मिल रही ना, लेकिन वो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होती है दुनिया में। आप पूरी दुनिया घूमकर आ जाते हो ना, लेकिन जब आप अपनी चारपाई पे, अपने बेड पे, अपने घर में, अपने कमरे में जाते हो, तो ऐसे लगता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर आप लोग आ गए। सही बात तो है, अपना मैं ये बात बोलती हूँ कि इंसान की जिंदगी एक कारमा है, आप जो करते हो वो आपके सामने आता है। तो लेकिन ये कि हाँ, हम लोगों पर जब ये होती है ना, इंसान की फितरत है कि जब हम पर चीजें आना शुरू हो जाती है ना, तो हम उस चीज को लेकर ना फिर थोड़ा सा वो हो जाते हैं, भाई हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। हम लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि ऐसा क्यों हुआ, उसकी रीजन क्या थी, हम कहाँ पर गलत है, हमने क्या किया ऐसा जो हमारे पे ऐसा टाइम। असल में जिंदगी में मैंने जो है ना, अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो वाकई सोचते हैं कि यार फलाने टाइम हमने ये गलत काम किया था, उसकी खेती आज मैं काट रहा हूँ। वरना मोस्टली लोग ये कहते हैं यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बहुत अच्छे थे, पता उन्हें होता है कि हमने किसका दिल दुखाया, हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते इस चीज को। हम लोग भी ये दुआ करते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, सारे मुल्क अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि वाकई में अपने मुल्क का सुकून सबसे इम्पोर्टेंट है। पता नहीं कितनी माएं बहनें वाकई में बेवा हो जाती हैं और उनके घरों में उनके जो प्यारे हैं जो वो चले जाते हैं, तो उनकी जो कमी होती है उनसे ज्यादा और कोई नहीं, क्योंकि हम लोग एक दो दिन फील कर सकते हैं, हफ्ता महीना, इससे ज्यादा हम लोग याद नहीं रखेंगे, लेकिन जो उस घर में रहने वाले लोग ना, उनके लिए वो सारी जिंदगी की याद बन के मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से क्या नाम लेते हैं अंग्रेज यहाँ पे आया और उसके बाद वो तो चला भी गया, लेकिन जो लोग हैं, जो बेवाएं हैं ना यहाँ पे, जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जिनके घर उजड़े हैं, ये वही जानते हैं। ये सियासत ऐसी गंदी चीज है कि इसने अपने लिए बहुत सारे लोगों के घर उजाड़ दिए हैं। मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि इसके बहुत सारे हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि जो रियलिटी है उससे दूर रहते हैं, सच्चाई का हमें नहीं पता होता। बट अभी मैं सच में बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ सोशल मीडिया का, कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस मिल रही है, बहुत सारी चीजें, गलत फहमियां जिनसे वो दूर हो रही हैं। और मैं यही कहूंगी कि आने वाला टाइम अल्लाह करे अच्छा रहे हम सबके लिए, और हम लोग अच्छे तरीके से रहें, और जितनी भी गलत फहमियां वो खत्म हो जाएं। और मुझे सच में ये चीज आज मैं कहूंगी कि राज्यसभा में जो ये कल एक मैं कहूंगी कि फेयरवेल हुई गुलाम नबी जी की, ये एक मेमोरेबल इवेंट बन गया है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा कि कभी कोई ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो इतने भावुक हुए हों। सही बात है। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जो है ना ओपोजिशन पार्टी के लिए इतना ज्यादा जो है एक प्यार, एक मोहब्बत कभी नहीं देखी। और जैसे गुलाम नबी जी बता रहे थे कि हमेशा उन्होंने ईद हो, दिवाली हो, सबसे पहले उन्होंने मुझे विश करना है, ठीक है। तो मुझे ना ये चीज अच्छी लगती है कि देखो मैं ये बोलती हूँ कि हमारे जहन में इमेज किसी और तरीके से पोर्ट्रेट की जाती है, किसी भी व्यक्ति की, कोई अहम पर्सनैलिटी है उसकी, लेकिन जब तक हम जानते नहीं है ना, तो उतनी देर तक हमारे जहन में वही खाका देखें। अगर हम आज ये वीडियो ना देखते तो हमें ये भी ना पता चलता, जब उड़ीसा में इस तरह सिलसिला कार हुआ था, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं जो गए थे वहां पर, उनके लिए कांग्रेस के 100,000
रजाकार जो थे उन्होंने दरख्त काट के रास्ता बनाया था, हमें आज ये भी ना पता चलता। बिल्कुल, तो हमेशा मिल काम करो तो वाकई में उसमें बहुत ज्यादा बरकत पड़ती है। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।